हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। ये जो टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ईजी हैं और बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कि कोई भी कंपनी जब फंड रेज करती है तो दो तरीका होता है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। और ओनर्स फंड में हम लोग पढ़े इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की बात करें, ठीक है, किसी भी कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी अगर शेयर्स बेचना चाहता है तो वो अपने होम कंट्रीज में तो इजीली बेच सकता है, ठीक है। वो शेयर्स अपने कंपनी का होम कंट्री में, अपने देश में इजीली बेच सकता है। बट क्या होगा अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को अपने देश में नहीं किसी अदर कंट्री में बेचना चाहता है, या फिर क्या होगा जब कोई फॉरेनर किसी कंट्री का कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता है, जैसे कि HDFC बैंक इंडिया की बैंक है। HDFC के शेयर्स जो हैं वो इजिली मार्केट में मिल जाते हैं इंडियन लोगों को। आपके पास डीमेट अकाउंट है, आप आराम से डीमेट अकाउंट खोलकर आप शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट क्या होगा अगर किसी अमेरिकन बंदे को, किसी विदेशी बंदे को, रसिया के बंदे को, चाइना के बंदे को ये कंपनी का शेयर खरीदना, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग लाइक एनीथिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत सारी कंपनीज के शेयर के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और उन बेनिफिट्स को गेन करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं कि वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। तो किस तरीके से वो विदेशी बंदा इंडिया के कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है? जैसा कि आपको पता है कि शेयर के सिक्योरिटीज का लेन देन का, शेयर का लेन देन का, सिक्योरिटीज पेपर का लेन देन का हिसाब किताब या फिर मॉनिटरिंग कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी करती है, ठीक है। एक संस्था है सेबी जो इसका हिसाब किताब करती है। तो सेबी के ना कई नखड़े हैं, कई उनके नौटंकी हैं कि भाई इंडियन कोई खरीद रहा तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इजिली आप काम कर सकते हो। बट कोई विदेशी अगर खरीदना चाहता है तब फिर थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी विदेशी कंपनीज की बात करें या फिर किसी इन्वेस्टर्स की बात करें, तो अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टर करना चाहता है, इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो आखिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जब कोई इंडियन कंपनी विदेश से फंड रेज करना चाहता है, किसी फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना का चाहता है? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज फंडिंग। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवरसीज फंडिंग। जैसे HDFC, रिलायंस इंडिया से तो फंड रेज करता ही है, फॉरेन कंट्री से भी फंड रेज करती है। तो कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री से अगर फंड रेज कर रहा है तो इसको बोलेंगे ओवरसीज फंडिंग, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब कोई कंपनीज अदर कंट्री के शेयर होल्डर्स को अपना शेयर बेचना चाहती है, या फिर अदर कंट्री के इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचना चाहती है, तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हीं फॉर्मेलिटीज को अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई भी इंडियन कंपनी जब, या फिर कोई भी कंट्री, किसी डिफरेंट कंट्री का कंपनी किसी डिफरेंट कंट्री के इन्वेस्टर्स को शेयर देता है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी, एक ग्राफ से हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी, और ये इंडियन कंपनी किसी अदर किसी अदर कंट्री के इन्वेस्टर्स को शेयर बेचना चाहता है, फॉरेन इन्वेस्टर,
फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर बेचना चाहता है तो क्या होगा फिर? तो सबसे पहले इंडियन कंपनी जो है अपने सारे शेयर्स को, देखिए होता क्या है, जब आप इंडिया के कंपनी है, जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्री चला रहे हैं और हम अपने कंपनी का शेयर्स इंडिया के लोगों को शेयर दे रहे हैं, तो ये इंडियन करेंसी में ही लेन देन होगा। बट जब दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस केस में डॉलर के फॉर्म में ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि ये ओवरसीज लेन देन हो गया, ओवरसीज फंडिंग हो गया। ओवरसीज फंडिंग मतलब जब आप दूसरे कंट्री से फंड अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरसीज फंडिंग, और ये हमेशा किस में होता है? हाईली डॉलर के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या करेगी इंडियन कंपनी, अपने सारे शेयर्स को डोमेस्टिक कस्टोडियन को दे देगी। अब ये डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन होता है? डोमेस्टिक कस्टोडियन वो होते हैं जो इंडियन कंपनी, अगर मान लीजिए कोई भी इंडियन कंपनीज अगर अपना शेयर्स को किसी विदेशी को बेचना चाहता है तो इंडियन कंपनी अपने सारे शेयर्स को पहले किसको देगा? डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं देगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन को देगा। यानी कि डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा? शेयर को होल्ड करेगा। ठीक है, फिर अब मान लीजिए कि ये जो शेयर्स हैं कहाँ जाने हैं? अमेरिका जाना है, तो ये डोमेस्टिक कस्टोडियन, अब इंडियन कंपनी का काम खत्म हो गया, अब डोमेस्टिक कस्टोडियन का काम शुरू होता है। ये डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा? जिस कंट्री में भी पैसा जाना है, जिस कंट्री में शेयर जाना है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाना या फिर फ्रांस में जाना या फिर किसी भी कंट्री में जाना, उस कंट्री में एक्नोलेज करेगा, यानी कि इन्फॉर्म करेगा कि भाई मेरे पास इस कंपनी का शेयर, इस देश के इंडियन कंपनी का शेयर्स मेरे पास है। और ये किसको एक्नोलेज करेगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को एक्नोलेज करेगा। अब सर ये ओवरसीज मतलब तो समझ में आ रहा है विदेश, अदर कंट्री का। डिपॉजिटरी बैंक क्या होता है? तो देखिए डिपॉजिटरी बैंक जस्ट एक बैंक है जो कि शेयर्स होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा एसबीआई में रखें, तो एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई आपका पैसा को होल्ड कर रहा है आप अपने पास। एसबीआई मेरा, मान लीजिए मेरा पैसा एसबीआई में, तो मेरे पैसा को एसबीआई क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है वो मनी को अपने पास। तो इस अब जो वो संस्था जो कस्टमर्स के पैसा को होल्ड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक। तो उसी प्रकार से वो संस्था जो इन्वेस्टर्स के शेयर को होल्ड करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी बोलते हैं। और इसलिए चूंकि ये बैंक की संस्था भी होती है इसलिए इसको डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं। तो डिपॉजिटरी बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स शेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, और तो होगा क्या? ये डोमेस्टिक कस्टोडियन, इंडिया का डोमेस्टिक कस्टोडियन इन्फॉर्म करेगा कि हम इस कंपनी के शेयर रखे हैं, आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे शेयर्स हैंड ओवर कर सकते हैं, मगर ये जो शेयर का लेन देन होगा ये डॉलर के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले इस शेयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर के फॉर्म में। और जब डॉलर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो उसी चीज को हम लोग बोलेंगे GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब देखिए, फॉरेनर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये पैसा देगा, यानी कि डॉलर के फॉर्म में ये पैसा देगा। तो जाहिर सी बात है अगर फॉरेनर डॉलर के फॉर्म में पैसा दिया है तो इसको कुछ तो रिसिप्ट चाहिए ना। तो ये मान लीजिए फॉरेनर इन्वेस्टर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना चाहता है, या फिर HDFC बैंक का शेयर खरीदना चाहता है। तो फॉरेनर ने पहले डॉलर दिया, डॉलर
और इंडियन कंपनी, यहाँ पर भी मान लो कि ये एचडीएफसी की ही बात करें तो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन को दिया, और डोमेस्टिक कस्टोडियन इस शेयर्स को कहाँ दिया, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक में दिया। और ये क्या करेगा, सारे शेयर को होल्ड करेगा और इन्वेस्टर से पैसा लेकर ये जो होल्ड करा, अब देखिए जाहिर सी बात है इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो ओवरसीज बैंक को भी कुछ देना पड़ेगा, तो ओवरसीज बैंक जो देगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, क्या बोलेंगे, जीडीआर। तो सिंपली कहने का मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर विदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कोई अमेरिकन बंदा इंडिया के कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो वो जीडीआर के माध्यम से खरीद सकता है। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर जो हैं वो डॉलर दिए और बदले में उसको शेयर्स मिला। ठीक है, बट शेयर जो मिल रहा है वो एक्चुअली में शेयर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है जीडीआर के फॉर्म में। और ये शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो शेयर्स को होल्ड करके बदले में रिसिप्ट दे रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब ये जो डॉलर मिला है वो डायरेक्ट ये कस्टोडियन को वापस करेगा और ये कस्टोडियन फिर किसको दे देगा, इंडियन कंपनी को दे देगा। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो लेन देन हो रहा है पैसे का और शेयर का वो इजिली नहीं हो रहा, बहुत एक लंबा प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और इसी ये जो पेपर इशू किया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीआर, इस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीआर बोलते हैं। बात समझे, तो आपको बेसिकली 3 टर्म्स पढ़ना है, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आईडीआर मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो ये तो था फंडा कि आखिर जीडीआर क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये कि और क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहला फीचर है कि जो भी जीडीआर का काम होता है वो सारा का सारा डॉलर डिनोमिनेशन में होता है, डॉलर के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10 पीस का 10 शेयर्स का एक जीडीआर होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और देखते हैं कि आपके बुक में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। मेन फीचर्स में सबसे पहला फीचर आ रहा, कैपिटल कलेक्टेड द इशू ऑफ जीडीआर इज इन फॉरेन करेंसी। जो भी होता है जीडीआर में पैसा जो भी आता है, जैसे इंडियन कंपनी, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो एसबीआई फॉरेन से फंड रेज करती है। तो इस केस में होता क्या है कि जो भी फंड आता है वो फॉरेन करेंसी में आता है क्योंकि विदेश से फंड आ रहा है। The issue price of GDR is fixed on the basis of investor response. इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स के हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है। अगर रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग लेने के लिए खरीदने के लिए रेडी हैं, तो उस केस में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग नहीं खरीद रहे हैं, है ना, शेयर का प्राइस का डिमांड नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जीडीआर का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। इन लोगों को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग शेयर होल्डर है मगर किसी भी तरीके का वोटिंग राइट इनको नहीं मिलेगा। जीडीआर आर इजिली ट्रांसफरेबल एट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में इसका लेन देन बहुत इजिली होता है। और फर्स्ट इंडियन कंपनी जो जीडीआर इशू किया था वो था रिलायंस। इट सोल्ड 150 मिलियन वर्थ 1992 में। 1992 में 192 मिलियंस का शेयर्स को ये लोग सेल किया था। तो ये तो जीडीआर का कुछ बातें हुई। अब यहाँ पर समझते हैं क्या दे रहा है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट। जीडीआर कब मिलता है, जब आप शेयर खरीदे हैं किसी आप अदर कंट्री का, तो आपको डायरेक्टली शेयर नहीं मिलता है, शेयर को
का वैल्यू को कन्वर्ट करके जीडीआर के फॉर्म में आपको दिया जाता है। दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग। द इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट GDR are held by international bank called depository। और देखिए हम आपको क्या बताएं कि ये जो शेयर्स है, जैसे HDFC का शेयर डायरेक्ट उस विदेशी को नहीं मिला, किसको मिला, ओवरसीज डोमेस्टिक कस्टोडियन को मिला, डिपॉजिटरी बैंक को मिला। तो उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है, द इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट GDR आर हेल्ड बाय इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। और हम यहाँ पर डिपॉजिटरी ना बोल के ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आपको बताए, तो बात एक ही है। कंपनी इशू डिविडेंड नोटिस रिपोर्ट एक्सेट्रा रिगार्डिंग दी शेयर टू बैंक ओनली। अच्छा, कंपनी शेयर के बदले डिविडेंड देगा, जो भी प्रॉफिट होगा मालिकों के बीच में बांटेगा। तो HDFC जो भी प्रॉफिट देगा वो डिपॉजिटरी को दे देगा और डिपॉजिटरी उसी इन्वेस्टर को दे देगा। दीज शेयर्स आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर, और इन शेयर्स को बोलते हैं डिपॉजिटरी शेयर, क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाते हैं डिपॉजिटरी के पास, इसलिए इनको बोला जाता है डिपॉजिटरी शेयर, ना कि सिर्फ शेयर। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दीज इन डॉलर, इस केस में डॉलर में होता है। दिस इज व्हाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, इसको डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 बाय सिटी बैंक। सबसे पहले GDR का कॉन्सेप्ट कौन लाया, सिटी बैंक लाई थी, कब, 1990 में, है ना। तो ये आपका बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग था, और इससे आपको ये समझ में आया कि आखिर GDR क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब देखिए GDR जो है वो ग्लोबल है, जनरली यूरोपियन कंट्रीज में ये ज्यादा चलता है, पर नेक्स्ट टॉपिक जो है अमेरिकन, तो वो देखो सब कुछ सेम है ना। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो अमेरिका के लोगों को ऑफर किया जाता है उनको बोलते हैं ADR। उनको क्या बोलते हैं, ADR। सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए होता है, जापान का लोग ADR नहीं ले सकता, जापान के लोगों के लिए GDR है। मगर सिर्फ अमेरिका के लोगों, जैसे HDFC चाहता है कि नहीं सिर्फ हम अमेरिका में ही बेचे, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को शेयर बेचे, तो उस केस में ADR इशू किया जाएगा। तो सारा फीचर सेम है, बस ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, अमेरिकन सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी विदेशी कंपनी अमेरिका से फंड रेज करना चाहता है तो वो जो फंड रेज करेगा वो EDR के थ्रू रेज करेगा। और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहने का मतलब वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो सिर्फ इंडियन लोगों को इशू किया जाता है उनको बोला जाता है IDR, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं ADR को। एन ADR इज जस्ट लाइक डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR। इट कैन बी इशू टू द सिटीजन ऑफ USA ओनली, और ये सिर्फ किसको इशू किया जा सकता है, USA के सिटीजन को। इट कैन बी लिस्टेड इन US स्टॉक एक्सचेंज। द शेयर इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑन डिपॉजिटरी, और सब कुछ सेम चीज बताएगा कि जो होल्ड करेगा शेयर वो डिपॉजिटरी बैंक होल्ड करेगा, और डिपॉजिटरी बैंक इसके बदले ADR इशू करेगा इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर से वो पैसा लिया है। बात समझे। An ADR is an American denominated instrument. Any American bank functioning as a depository can issue ADR, और हर डिपॉजिटरी बैंक जो कि अमेरिका का है वो ADR इशू कर सकता है, ठीक है। मतलब HDFC का शेयर अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक में रखा हुआ है, और वो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को ADR ऑफर कर देगा। IDR की बात करें, ऑल्सो लाइक GDR, ये भी GDR की तरह है, बट ये किसके दिया जाता है, इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। यानी कि आप अगर एप्पल कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदना चाहते हैं,
गूगल का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप आईडीआर के थ्रू खरीद सकते हैं। द फॉरेन कंपनी आईडीआर विल डिपॉजिट इन इंडियन डिपॉजिटरी। तो जैसे गूगल का शेयर हम खरीदना चाहते हैं तो गूगल का शेयर मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, गूगल का शेयर इंडिया के डिपॉजिटरी में जमा हो जाएगा और हम इंडिया के डिपॉजिटरी को करेंसी देंगे। जैसे 1 लाख का गूगल का शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो गूगल का 1 लाख का शेयर के बदले हम 1 लाख पैसा देंगे और वो डिपॉजिटरी, इंडिया का डिपॉजिटरी हमको उसके बदले आईडीआर देगा, उसके बदले हमको आईडीआर मिलेगा और शेयर्स के बदले। और इंडियन डिपॉजिटरी क्या करेगा, उस पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर में गूगल कंपनी तक पहुंचा देगा। दिस डिपॉजिटरी इशू रिसीव्ड टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दिस शेयर। तो इंडियन डिपॉजिटरी क्या करती है, यहाँ पर इंडियन डिपॉजिटरी गूगल कंपनी के शेयर को होल्ड करेगा और इसके बदले हमको दे देगा आईडीआर और हम जो पैसा दिए वो पास ऑन कर देगा आगे। Standard Chartered Bank was the first global company to file for an issue of IDR। और इंडिया में सबसे पहली बार कौन किया था, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक ये काम किया था। द इशू कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन होम कंट्री। अच्छा, जो भी कंट्री इशू कर रहा है वो लिस्टेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। इट हैज नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ 3 करोड़ 3 कंसेक्यूटिव ईयर। और कंडीशन बता रहा है कि आईडीआर इशू करने के लिए क्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि भाई 3 सालों तक लगातार एवरेज 3 करोड़ का एसेट्स हो और इट मस्ट हैव नेट वर्थ 1 करोड़ और कम से कम नेट वर्थ 1 करोड़ का हो। तो अगर किसी भी इंडियन कंपनी को डिपॉजिटरी बनने का मन है ना, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू आईडीआर। तो अगर आईडीआर कौन इशू करता है, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी बनने का मन है तो ये 3 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको लिस्टेड होना पड़ेगा और आपको किसी भी तरीके का प्रोविजन, किसी भी तरीके का रोक नहीं लगा हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके का पेनाल्टी वगैरह नहीं लगा हो। दूसरा, आपके एसेट्स का वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा हो और 1 करोड़ से नेट वर्थ ज्यादा हो, ठीक है। एंड लास्ट, रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात करें आईडीआर में तो एट लीस्ट 50% ऑफ द इश्यूज टू बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनीज अपना शेयर इंडिया में बेच रही है तो 50% शेयर्स चला जाएगा। जैसे 100 शेयर आया तो 100 शेयर में से 50 शेयर चला जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होते हैं, वैसी संस्था जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे LIC, UTI। 30% ऑफ द इशू टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेलर जैसे हम लोग जैसे लोगों के लिए 30 शेयर आएगा, LIC UTI के लिए 50, हम लोगों के लिए 30 बचेगा। एंड बैलेंस 20% टू ऑफ द इशू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉय। उनके लिए जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो जिनका काम है इन्वेस्टमेंट करना नहीं, जिनका काम है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना, उनके लिए 20% शेयर्स बच जाते हैं। तो इस तरीके से रिजर्वेशन चलता है क्योंकि देखो विदेशी कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए सब रेडी रहता है। गूगल कंपनी का शेयर हमेशा ग्रो करता है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, तुम्हारा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं तो इनके शेयर्स इजीली मार्केट में बिक जाते हैं। एप्पल का शेयर हो गया, ठीक है। इस वजह से रिजर्वेशन कोटा चलता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये GDR, ADR और IDR क्या होता है। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इस केस में कोई भी इंडियन कंपनी जब फॉरेन फंडिंग रेज करना चाहती है तो इस तरीके से कर सकती है, किसी भी विदेशी को अमेरिका, रसिया, चाइना, भूटान, जापान, कहीं भी चाहे तो बेच सकती है कि नहीं। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ADR, GDR, IDR में। थैंक यू सो मच।